रसोई में घर की औरतों की बातें सुनकर सिया अपने रूम की तरफ आने लगी तो शिवम उसे कुछ परेशान सा दिखाई दिया। फिर सिया को पता चला कि शिवम की परेशानी की वजह उसका खराब लैपटॉप है, जिसे सिया ने कुछ ही देर में ठीक कर दिया। उसके बाद शिवम के पूछने पर सिया ने उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सारी बातें बता दी। सिया की बात सुनकर शिवम सोच में डूबा हुआ था और सिया कब से अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रही थी। शिवम को खोया हुआ देखकर सिया ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप कहाँ खो गए? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या बात है? शिवम उसके सवाल सुनकर मन में बोला, भाभी साहब को कुछ भी बताना सही नहीं होगा। इन्हें मैंने कुछ भी बताया तो इनके और समर्थ भाई साहब के रिश्ते पर असर पड़ेगा। मेरी वजह से अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे इन्हें समझाना होगा कि ये इन सब से दूर रहें। शिवम ने कहा, कुछ नहीं भाभी साहब, वो मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं आपका सच भाई साहब को ना पता चल जाए। आप ये बात किसी को मत बताना कि आप राघव की पत्नी हो। समर्थ भाई साहब को तो कभी भी नहीं, समझिए आप? शिवम की बात सुनकर सिया ने झट से पूछा, क्यों भाई साहब? उसका सवाल सुनकर शिवम ने उसकी कलाइयों को देखते हुए कहा, इस क्यों का जवाब आप मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। अब आप राघव की नहीं बल्कि समर्थ भाई साहब की पत्नी हो, इसलिए आपको अब उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। अब आप अपने अतीत को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दीजिए। शिवम की बात सुनकर सिया चुप हो गई। शिवम ने अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा, भाभी साहब, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताएंगी। इस पर सिया ने कहा, मैं अपनी सच्चाई वैसे भी किसी को नहीं बताना चाहती थी। आपको पता नहीं है पर मेरे बहुत दुश्मन हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ राजस्थान में वापस आ गई हूँ तो मेरे साथ आप सबकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इस वादे की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी किसी को कुछ नहीं बताने वाली। शिवम स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू भाभी साहब। वैसे आप बहुत लकी हो भाभी साहब। हमारे समर्थ भाई साहब के इतने करीब आज तक कोई लड़की नहीं जा पाई। आप पहली हो जो उनके इतने करीब गई हो। सिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, लकी तो मैं हूँ क्योंकि मुझे अपना एक परिवार खोने के बाद जो इतना अच्छा दूसरा परिवार मिल गया। शिवम स्माइल करते हुए बोला, अभी आप जाइए और आराम कीजिए भाभी साहब, एंड इस लैपटॉप को ठीक करने के लिए थैंक यू। शिवम की बात सुनकर सिया स्माइल करने लगी और अपने कमरे की ओर चली गई। रात के समय सभी घर वाले अपने अपने कमरे में सो रहे थे। सत्या किसी काम से बाहर गया था, बाकी सब लोग घर में ही थे। समर्थ अपने बेड पर बैठा हुआ था। वो दरवाजे की ओर देख रहा था क्योंकि सिया अभी तक कमरे में नहीं आई थी। ना जाने क्यों उसे सिया के कमरे में ना आने से बेचैनी हो रही थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों को सिया के आने का इंतजार था। काफी देर तक जब सिया कमरे में नहीं आई तो उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। उसने बेचैन होकर मन में खुद से सवाल किया कि चतुरी अभी तक कमरे में ना आई, कठे रह गई? कई रात की बात से डर तो ना गई? सारे घर में शेरनी बनी फिरती है, बस मारे सामने ही भीगी बिल्ली बन जावे है। पता नहीं कठे होवेगी। जाकर देखूं तो कहीं ऐसा ना हो एक वो कुछ उल्टी सीधी हरकत कर बैठे और ताऊसा से म्हारे को डांट सुननी पड़े। समर्थ ऐसे ही बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो सिया को पूरे घर में ढूंढ रहा था पर सिया उसे कहीं नहीं मिल रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो मन में खुद से बोला, ये छोरी कट्ठे गई, पूरे घर में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रही। अब बस एक ही जगह बच गई है, वो है रूही का कमरा। वो उसे ढूंढते हुए रूही के कमरे के पास पहुंचा तो कमरे का दरवाजा बंद था। समर्थ ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा तो सिया रूही के बेड पर सो रही थी। उसे वहां सोते देखकर समर्थ ने मन में ही कहा, म्हारे से बचने के लिए अट्ठे आ गई, तने तो सुबह बताऊंगा। उसके बाद वो वहां से अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सिया अपने कमरे में आई तो वहां कोई नहीं था। वो सीधा वॉशरूम में घुस गई। समर्थ शावर के नीचे नहा रहा था। उसे देख सिया ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो बोली, अब सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। वो वहां से जाने लगी तो समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे सिया ने आंखें बंद कर ली थी और वो कुछ नहीं बोली। समर्थ ने गंभीरता से कहा, कल रात तू कमरे में आकर ना सोई, इस बात की सजा तो अब थारे को मिलेगी।
सिया के गुलाबी होठों पर शावर का पानी ओस की बूंदों की तरह ठहरा हुआ था। वो अब तक ऊपर से नीचे तक पूरी भीग चुकी थी। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। समर्थ ने उसके होठों की ओर अपने होठ बढ़ाने शुरू किए। तभी सिया झट से बोली, सॉरी, आगे से आपको बूढ़ा नहीं बोलूंगी और कमरे में ही आकर सोऊंगी। समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके में घुमाया और उसकी पीठ अपने सीने से सटा ली। सिया ने अपने घाघरे को मुट्ठी में भींच लिया था। समर्थ के हाथ उसकी कमर पर थे। इस वक्त समर्थ ने सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखा था। इतनी जल्दी सॉरी बोल दी? अपने बूढ़े बर्तार का दम ना देखना तने? ये बोलते हुए उसके होठ सिया की गर्दन को छू रहे थे। सिया उसकी छुअन से सिहर उठी थी। उसके दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई थी। वो खुद को संभालते हुए बोली, आपको सजा देनी है तो कोई और सजा दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए। सब घर वाले गलत समझते हैं, उन्हें लगता है कि हम दोनों में वो सब। इतना कहकर वो चुप हो गई। सिया की बात सुनकर समर्थ हंसने लगा। सिया हैरान थी, पर उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। समर्थ ने हंसते हुए कहा, ओ, तो थारे को ऐसा लग रहा है कि मैं थारे करीब आ रहा हूं, तो इसका मतलब मैं थारे साथ वो सब करूंगा। घर वाले के सोचते हैं, मने इस बात से कोई फर्क ना पड़ता। तू घड़ी चतुरी है, पर म्हारे सामने थारी सारी चतुराई धरी की धरी रह जावे है। मैं थारे जैसी छोरियों को अच्छी तरह जानू। तू मने बातों में फंसा कर म्हारे दिल में जगह बनाना चाहे। ये सब तो मैं थारे को सजा देने के लिए कर रहा हूं, और सजा से तू भाग ना सकती। सिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, ये बात नहीं है, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। समर्थ ने उसके कान में कहा, सजा तो मैं थारे को देकर रहूंगा। अब चुपचाप बाहर जा और मारे बाहर आने का इंतजार कर। कपड़े मत निकालना जब तक मैं ना बोलूं। उसने सिया को छोड़ा तो वो वॉशरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही सिया ने अपनी आंखें 2-3 बार बंद करके खोली और समर्थ के बाहर निकलने का वेट करने लगी। समर्थ सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहनकर वॉशरूम से बाहर आया। सिया अब भी पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड के कारण कांप रही थी। समर्थ ने आते ही कहा, चल अब थारी सजा की बारी। समर्थ ने अपने बाल बनाए और आराम से सिया के सामने सोफे पर बैठ गया। समर्थ ने कहा, चल अब कान पकड़ और 1000 बार उठक बैठक कर। सिया ने मना करते हुए कहा, नहीं, इतनी बार उठक बैठक करते करते तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। समर्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, यो तो थारे को मने बूढ़ा बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ मत सोच और उठक बैठक शुरू कर। सिया ने अपने कान पकड़ लिए और उठक बैठक करने लगी। वो ठंड से कांप रही थी। समर्थ गिनती कर रहा था। सिया बुरी तरह से थक चुकी थी। उससे अब नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गई। उसे गिरते देख समर्थ झट से सोफे से उठते हुए बोला, ए चतुरी, क्या हुआ? उसने सिया को चेक किया तो वो बोला, इसका बदन तो ठंडा पड़ गया है, अब क्या करूं? उसने उसे गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। फिर उसे देखते हुए बोला, यो छोरी तो ठंड से कांप रही है। उसने जल्दी से अलमारी से सिया को कपड़े निकाल कर दिए और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। वो बोला, जल्दी से अपने कपड़े बदल ले। वो सिया की ओर पीठ करके खड़ा था और सिया उसके पीछे खड़ी होकर कपड़े बदलने लगी। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, पहले परेशान करते और फिर केयर भी करते, अजीब इंसान है। सिया ने कपड़े बदले और कहा, बदल लिए। समर्थ उसे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। समर्थ के फोन उठाते ही सामने से एक लड़की की आवाज आई। खमा गनी ठाकुर सा। समर्थ ने कहा, के बात है चारू, इतनी सुबह सुबह मने कैसे फोन किया? इस पर सामने से चारू की आवाज आई, ठाकुर सा, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, शोभा जी की तबीयत बहुत खराब है। समर्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ ना होगा शोभा को, मैं अभी आ रहा हूँ। वो बिना एक पल गवाए कमरे से बाहर निकल गया। उसे ऐसा जाता देखकर सिया ने मन में कहा, ये इन्हें अचानक क्या हुआ? ऐसी हड़बड़ी में क्यों चले गए? और ये शोभा कौन है? कहीं इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? पता करना होगा। नागौर में रेत के टीले पर कुछ गुंडे एक लगभग 40-45 साल के आदमी के सामने खड़े थे। उस आदमी को देखते हुए एक गुंडे ने कहा, हुकुम,
आप चिंता मत कीजिए, हम भीमा को ठाकुर समर्थ की कैद से आजाद करवा कर रहेंगे। इस पर उनके हुक्म ने कहा, ठाकुर समर्थ की अब तक कोई कमजोरी ना थी, पर अब उसकी कमजोरी मिल गई है। तुम लोगों को ठाकुर समर्थ की कमजोरी का फायदा उठाकर भीमा को छुड़ाना है, समझे? जी हुक्म। उस आदमी को छोड़कर सब गुंडे वहां से चले गए। उस आदमी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, घना सुना है मुखियानी सा के बारे में। अब नई मुखियानी सा का विश्वजीत सिंह राणावत से मिलने का वक्त आ गया है। ये बोलकर राणावत जोर जोर से हंसने लगा। राठौड़ हवेली में सिया अपने कमरे में इस वक्त बेड ठीक कर रही थी कि तभी रूही वहां आई और बोली, जीजी आपका काम हो गया क्या? सिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ हो गया। क्या तुम्हें कुछ काम है? रूही ने स्माइल करते हुए कहा, जीजी वो मुझे मंदिर जाना है, उत्सव की तैयारियां देखने। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई मेरे साथ नहीं चल रहा। आप चलिए ना। रूही की बात सुनकर सिया ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। सिया ने मन में कहा, ताऊसा मंदिर में ही होंगे, उनसे शोभा के बारे में वही पूछ लूंगी। ये सोचकर वो रूही के साथ हवेली से बाहर आई। वो दोनों ड्राइवर के साथ मंदिर के लिए निकल गई, पर आधे रास्ते में ही उनकी गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर ने बीच रास्ते में ब्रेक लगाए तो सिया ने पूछा, क्या हुआ काकुसा? ड्राइवर कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से एक गोली आई और ड्राइवर के सिर के पार हो गई और वो वहीं मर गया। ये देख रूही बहुत डर गई और सिया से लिपट गई। रूही बोली, जीजी। सिया उसे सहलाते हुए बोली, शांत रहो रूही। उसने कार की विंडो के बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी कार को चारों ओर से हथियार लिए आदमियों ने घेर रखा था। ये लोग कौन है? सिया के मन में एक ही सवाल था, क्या सिया और रूही बच पाएंगे इस हमले से? क्या राणावत अपने आदमी को छुड़ा पाएगा? कौन है शोभा जिसके लिए समर्थ इतना परेशान हो गया था? जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समर्थ सिया को उठक बैठक की सजा दे रहा था, पर उसकी तबीयत खराब होते देख वो सिया की केयर करने लगा। तभी चारू ने समर्थ को कॉल करके बताया कि शोभा की तबीयत खराब है और वो भागता हुआ वहां से चला गया। सिया ये देख हैरान थी। तभी रूही ने सिया से अपने साथ मंदिर चलने को कहा तो वो उसके साथ चली गई, पर रास्ते में किसी ने उन पर हमला कर दिया। ड्राइवर को गोली लगने से रूही काफी डरी हुई थी। सिया ने रूही को सहलाते हुए कहा, रूही शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि कौन है ये लोग। उससे लिपटी हुई रूही ने कहा, जीजी ये लोग राणावत के आदमी हैं। सिया कुछ पल सोच में डूब गई, फिर उसे बारात वाला हमला याद आया। तभी एक गुंडे ने गाड़ी की खिड़की पर खटखटाया और सिया को धमकी देते हुए बोला, बाहर निकलो मुखियानी सा, वरना हमें इस गाड़ी के साथ ही थारा और इस चोरी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। सिया बाहर निकलने लगी तो रूही उसे रोकते हुए बोली, जीजी नहीं, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत रूही, कुछ नहीं होगा। हमें ऐसे खतरों का सामना डर कर नहीं बल्कि डट कर करना चाहिए। मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल गई। उन दोनों के बाहर निकलते ही सभी गुंडों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उसी वक्त दूसरी ओर समर्थ की गाड़ी एक विधवा आश्रम के बाहर आकर रुकी, जिसके एंट्रेंस गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में कौशल्या विधवा आश्रम लिखा हुआ था। यहाँ पर नागौर और उसके आसपास के इलाकों की बहुत सी विधवा औरतें रहती थीं। इस आश्रम का निर्माण सालों पहले पृथ्वी की विधवा बुआ के नाम से पृथ्वी सिंह राठौड़ के पिता ने करवाया था। ये आश्रम बहुत बड़ी हवेली की तरह दिखाई देता था। नागौर में प्रथा थी कि विधवा औरतों को घर में नहीं रखा जाता था। उन्हें घर में रखना अपशगुन माना जाता था। इसीलिए नागौर के इलाके में कोई औरत अगर विधवा हो जाती थी तो उसे उसके घर वाले यहाँ छोड़ जाते थे। समर्थ अपनी गाड़ी से निकलकर फटाफट अंदर की ओर गया। वो जैसे ही अंदर गया, उसे सामने से खादी की साड़ी पहनी हुई एक 26 साल की लड़की मिली।
वो लड़की समर्थ को देखकर बोली, क्षमा करें ठाकुर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। वो शोभा जी। समर्थ ने उस लड़की की बात काटते हुए पूछा, चारू कठे है शोभा, के हुआ है उसको? चारू ने कहा, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। चारू का जवाब सुनकर समर्थ एक कमरे में गया। वहां पर एक औरत जमीन पर चटाई बिछाई बैठी हुई थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसने कोई भी श्रृंगार नहीं किया था। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक विधवा है। वो औरत रामायण का पाठ कर रही थी। दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। समर्थ ने आते ही उस औरत से पूछा, शोभा के हुआ थारे को? शोभा यानी वो औरत समर्थ को देखकर झटसे खड़ी हो गई। शोभा राणावत की सबसे छोटी बहन थी। वो और समर्थ बहुत अच्छे दोस्त थे। शोभा अपने भाई के काले कारनामों के खिलाफ थी। वो हमेशा समर्थ की मदद करती थी। इस बात का राणावत को अच्छे से पता था, इसलिए वो हमेशा शोभा पर नजर रखता था। शोभा को जब भी समर्थ से मिलना होता था तो वो आश्रम की केयरटेकर चारू से झूठा बहाना बनाकर समर्थ को बुलाने के लिए बोल देती थी। समर्थ भी अपने दोस्त की इतनी केयर करता था कि वो जब भी उसे बुलाती थी तो वो मिलने चला जाता था। शोभा बोली, अरे समर्थ? फिर वो समर्थ के पास जाते हुए चिंतित स्वर में बोली, मुझे कुछ ना हुआ, मैं ठीक हूँ। शोभा की बात काटते हुए समर्थ ने कहा, तने कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है तो तने म्हारे को अट्ठे क्यों बुलाया? क्या बात है? शोभा ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, आज सुबह भाई साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैं तुम्हें उनके बारे में बताने के लिए ही फोन करने वाली थी, पर तुम्हें तो पता ही है कि भाई साहब ने मुझ पर नजर रखने के लिए आश्रम के आसपास अपने आदमी छोड़ रखे हैं। उनको पता ना चले इसलिए मैंने तुम्हें अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मिलने के लिए बुलाया है। भाई साहब फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। वो जब यहाँ से बाहर गए तो उन्हें किसी का फोन आया था। मैंने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी। ये सुनकर समर्थ ने उससे पूछा, अब के साजिश कर रहे हैं थारे भाई साहब? के बात कर रहे थे वो फोन पर? यहाँ शोभा समर्थ के सारे सवालों के जवाब दे रही थी तो वही दूसरी ओर सिया और रूही को गुंडों ने घेर लिया था। एक गुंडा उन दोनों के आसपास घूमकर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, ठाकुर सा की लुगाई तो घनी खूबसूरत है। फिर वो गुंडा रूही को देखकर बोला, सुंदर तो वैसे ये छोरी भी है। गुंडे की नजर अपनी ओर देख रूही डरते हुए बोली, जी। फिर वो डर के मारे सिया से लिपट गई। सिया के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने रूही को सहलाते हुए कहा, डरो मत रूही, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो रूही को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर रूही इतना ज्यादा डरी हुई थी कि सिया के समझाने पर भी वो शांत नहीं हो रही थी। सिया की बातें सुन वो गुंडे हंसने लगे। उन गुंडों का सरदार हंसते हुए बोला, देखो तो मुखियानी साको कैसी बातें कर रही हैं। ये दो अकेली छोरियां हैं और हम इतने सारे मर्द हैं, फिर भी इनको डर नहीं लग रहा है। मुखियानी सा इस छोरी को समझा तो ऐसे रही है जैसे ये हम लोगों का सामना अकेले ही कर लेगी। अब हम लोगों का सामना एक औरत करेगी, क्या दिन आ गए हैं। ये कहकर वो गुंडा और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी डरावनी हंसी सुन रूही और ज्यादा डर गई। सिया ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, अकेला देखकर कमजोर मत समझना, राठौड़ परिवार की बींदनी हूं मैं। ये सुन वो गुंडा बोला, इन दोनों के बदले उन छोरियों की भरपाई हो जाएगी जिनको ठाकुर सा ने छुड़ाया था। तभी सिया ने अपनी कमर पर बंधी हुई कटार निकालकर उन गुंडों को दिखाते हुए कहा, किसी ने भी हम दोनों को छूने की कोशिश भी की तो वो आज मेरे हाथों से बच के नहीं जाएगा। गुंडे उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक गुंडा हंसते हुए बोला, ये दो अकेली छोरियां इस छोटी सी कटार के साथ हम लोगों का मुकाबला करेंगी। थारे वास्ते तो मैं अकेला ही काफी हूँ। उस गुंडे ने सिया पर अटैक किया, पर सिया ने उस अटैक को पूरी ताकत से रोक दिया। कुछ ही देर में वो उस गुंडे पर भारी पड़ने लगी थी। वो गुंडे को कॉलर से पकड़कर बोली, हमारा एक उसूल है कि पहले किसी पर हाथ ना उठाना और दूसरा कोई हाथ उठाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना।
इतना बोलकर सिया ने उस गुंडे के सेंसिटिव पार्ट पर अपने घुटने से अटैक किया। वो गुंडा चिल्लाकर बोला, तूने जान निकाल दी मारे। फिर वो गुंडा बाकी के गुंडों से बोला, तुम लोग के मारे मरने का इंतजार कर रहे हो, पकड़ो इस चोरी को। बाकी गुंडे भी सिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े तो सिया ने रूही को अपने पीछे करते हुए कहा, रूही मेरे पीछे रहना। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। सिया अब एक एक कर उन गुंडों को धूल चटाने लगी। रूही उसके पीछे ही थी। वो सिया को ऐसे लड़ते हुए देखकर शॉक्ड थी। नागौर में राठौड़ परिवार के साथ क्या हो रहा था, इस बात से अनजान पुष्कर छवि के साथ अब तक अस्पताल में ही रुका हुआ था। छवि अब होश में आ चुकी थी। पुष्कर इसी समय का इंतजार कर रहा था। इस वक्त वो दोनों वार्ड में अकेले थे। छवि का मुंह उतरा हुआ था। पुष्कर ने उसका लेटर उसके सामने फेंका और बिगड़ते हुए बोला, ये सब क्या है? इतनी सी बात के लिए तो आत्महत्या करने वाली थी और थारे को मरने के लिए हमारी गाड़ी ही मिली थी। वो तो अच्छा हुआ कि थारे माँ बापू सा कुछ दिन के लिए बाहर। चुप हो जा। ऐसे रोती रहेगी तो थारी तबीयत बिगड़ जावेगी। अभी अभी तो तू ठीक हुई है, फिर से थारी तबीयत बिगड़ गई तो थारे को डॉक्टर डिस्चार्ज ना करेगा। तू घर नहीं जा पाएगी। छवि रोते हुए बोली, नहीं जाना मुझे घर, उस घर में मेरा कोई नहीं है। पुष्कर उसके पास ही बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में अच्छे से पकड़ लिया। फिर उसे समझाते हुए बोला, वो लोग थारा परिवार है छवि, अपने परिवार के लिए ऐसा नहीं बोलते। थारे को नौकरी करनी है ना, तो थारी मदद मैं करूंगा। ये सुन छवि का चेहरा खिल गया। वो चौंकते हुए बोली, सच में ठाकुर साहब आप मेरी मदद करेंगे? इस पर पुष्कर ने कहा, हाँ मैं थारी मदद करूंगा, पर थारे को हमारे से वादा करना होगा कि तू फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगी। छवि ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। पुष्कर ने स्माइल करते हुए कहा, अब घर चले? घर? पर ठाकुर साहब अगर मैं घर चली गई तो बापू साहब फिर से मेरी शादी के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे कुछ दिन बाद एग्जाम देने के लिए जयपुर जाना है। मुझे पता है वो लोग मुझे कभी नहीं जाने देंगे। छवि की बात सुनकर पुष्कर असमंजस में पड़ गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कैसे छवि की मदद करे। दूसरी ओर कौशल्या विधवा आश्रम में शोभा ने समर्थ को पूरी बात बताते हुए कहा, समर्थ ये बात तो पक्की है कि भाई साहब तुम्हारी पत्नी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो फोन पर तुम्हारी पत्नी के बारे में ही किसी से बात कर रहे थे। शोभा की बात सुनकर समर्थ को सिया की चिंता होने लगी। उसने बिना एक पल गवाए शोभा से कहा, तू अपना ध्यान रखना, माने अब जाना पड़ेगा। वो झट से आश्रम से बाहर और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। दूसरी ओर सिया का ध्यान रूही से जैसे ही हटा तो एक गुंडे ने उसी बात का फायदा उठाकर रूही को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। रूही डरते हुए चिल्लाई, जीजी। सिया ने रूही को देखा तो वो बौखलाते हुए बोली, रूही। सिया के हाथ में कटार थी।
गुंडे ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, कटार नीचे फेंक, नहीं तो इस छोरे की गर्दन अट्ठे ही काट कर फेंक दूंगा। क्या समर्थ समय पर पहुंच पाएगा सिया के पास? क्या राणावत की चाल होगी कामयाब? क्या पुष्कर कर पाएगा छवि की मदद? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया और रूही दोनों ड्राइवर के साथ हवेली से मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उन पर राणावत के आदमियों ने हमला कर दिया। सिया उन गुंडों का डटकर मुकाबला कर रही थी, पर इसी बीच उसका ध्यान रूही से हट गया और उन गुंडों में से एक गुंडे ने बड़ी ही चालाकी से सिया को चकमा देकर रूही को पकड़ लिया। उस गुंडे ने रूही की गर्दन पर चाकू रखकर सिया को धमकी दी थी कि वो अपनी कटार फेंक दे। उस गुंडे की धमकी सुनकर सिया उस गुंडे से बोली, तुम रूही को कुछ मत करो, मैं कटार फेंक देती हूँ। और ये कहकर उसने कटार फेंक दी। वो गुंडा अपने साथियों से बोला, पकड़ो मुखिया निसा को, घड़े हाथ पाव चाले हैं इनके। उसके बाद सुनकर बाकी गुंडे सिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पर तभी वहां गोली चलने की आवाज आई। सब गुंडे जहां थे वहीं पर रुक गए। ये गोली उस गुंडे के हाथ पर लगी थी जिसने रूही के गले पर कटार रखी हुई थी। रूही चिल्लाते हुए बोली, जीजी। वही वो गुंडा अपना जख्मी हाथ पकड़कर जोर से चीखा, ओ मर गया रे। बाकी गुंडों ने चारों ओर देखा तो वहां पुलिस वाले खड़े थे और जो गोली अभी चली थी वो हर्ष की गन से निकली थी। उसका निशाना अभी भी उस गुंडे पर था जिसने रूही की गर्दन पर चाकू लगा रखा था। हर्ष को देखकर रूही ने उसे पुकारा, हर्ष काकू सा। कुछ ही देर में पुलिस ने उन सब गुंडों को अरेस्ट कर लिया। हर्ष सिया और रूही के पास आकर बोला, आप दोनों ठीक हैं? सिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी भाई साहब। फिर सिया ने अपनी कटार उठाई और वापस अपनी कमर में बांध ली। पुलिस कांस्टेबल ने ड्राइवर की लाश देखकर हर्ष से कहा, सर ये तो मर गया है। ये सुन हर्ष ने कहा, एम्बुलेंस को बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन सब लोगों को लेकर जाओ यहाँ से। ओके सर। ये बोल वो कांस्टेबल अपना काम करने चला गया। हर्ष ने सिया और रूही से कहा, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, मुझे आप दोनों की स्टेटमेंट चाहिए। रूही पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर थोड़ा घबरा गई, पर सिया ने बेझिझक हर्ष की बात मानते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, हम चलेंगे। पर रूही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजी, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। ठाकुर साहब को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। हर्ष ने रूही के मुंह से ठाकुर साहब सुनकर गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, आप लोगों के ड्राइवर का खून होना, सिया पर जानलेवा अटैक होना और तुम्हारी जान भी जाते जाते बची है रूही, ये सब छोटी घटना नहीं है। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। सिया ने रूही को समझाया, रूही भाई साहब सही बोल रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, हम दोनों की जान जा सकती थी। वैसे भी हम कौन सा कोई गलत काम करने जा रहे हैं, इसलिए समर्थ हम पर क्यों गुस्सा करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, वो कुछ बोलेंगे तो मैं बात कर लूंगी उनसे। ठीक है जीजी। सिया के समझाने पर रूही मान गई थी, पर उसके अंदर अभी भी समर्थ का डर था। भाई साहब हम चलेंगे आपके साथ। चलिए, सिया ने हर्ष से कहा और फिर वो दोनों उसके साथ पुलिस स्टेशन चली गई। बाकी पुलिस वाले ड्राइवर की लाश और गुंडों को लेकर वहां से निकल गए। दूसरी ओर पुष्कर छवि के साथ अस्पताल में बैठा अभी भी उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। छवि की बात सुनकर वो असमंजस में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और कैसे छवि की मदद करे। वो अभी सोच ही रहा था कि छवि मुंह बनाते हुए बोली, ठाकुर साहब कुछ बोलिए ना, आप मेरी मदद कैसे करेंगे। पुष्कर ने गहरी सांस ली और उसे जवाब दिया,
मैंने थारी मदद करने का वादा किया है तो मैं थारी मदद करूंगा। तू बस इतना बता कि तू कुछ वक्त हमारे साथ रह लेवेगी। छवि को उसका सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने असमंजस में उससे पूछा, आपके साथ रह लूंगी का क्या मतलब है ठाकुर सा? पुष्कर ने उसे समझाते हुए कहा, अरे हमारा मतलब है कि थारे को अगर एग्जाम देना है तो थारे को हमारे साथ जयपुर जाना पड़ेगा। हम दोनों को कुछ दिन साथ में रहना होगा। बोल, रह लेगी हमारे साथ? पुष्कर की बात सुनकर छवि सोच में पड़ गई। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। ऐसे किसी अनजान के साथ कुछ दिन अकेले रहना, वो भी बिना किसी रिश्ते के, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सोच में डूबा देखकर पुष्कर ने छवि को उसकी सोच से बाहर लाने के लिए उसके सिया और रूही दोनों ड्राइवर के साथ हवेली से मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उन पर राणावत के आदमियों ने हमला कर दिया। सिया उन गुंडों का डट कर मुकाबला कर रही थी, पर इसी बीच उसका ध्यान रूही से हट गया और उन गुंडों में से एक गुंडे ने बड़ी ही चालाकी से सिया को चकमा देकर रूही को पकड़ लिया। उस गुंडे ने रूही की गर्दन पर चाकू रखकर सिया को धमकी दी थी कि वो अपनी कटार फेंक दे। उस गुंडे की धमकी सुनकर सिया उस गुंडे से बोली, तुम रूही को कुछ मत करो, मैं कटार फेंक देती हूँ। और ये कहकर उसने कटार फेंक दी। वो गुंडा अपने साथियों से बोला, पकड़ो मुखिया निसा को, घड़े हाथ पांव चाले हैं इनके। उसके बाद सुनकर बाकी गुंडे सिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पर तभी वहां गोली चलने की आवाज आई। सब गुंडे जहां थे वहीं पर रुक गए। ये गोली उस गुंडे के हाथ पर लगी थी जिसने रूही के गले पर कटार रखी हुई थी। रूही चिल्लाते हुए बोली, जीजी। वही वो गुंडा अपना जख्मी हाथ पकड़कर जोर से चीखा, ओ मर गया रे। बाकी गुंडों ने चारों ओर देखा तो वहां पुलिस वाले खड़े थे और जो गोली अभी चली थी वो हर्ष की गन से निकली थी। उसका निशाना अभी भी उस गुंडे पर था जिसने रूही की गर्दन पर चाकू लगा रखा था। हर्ष को देखकर रूही ने उसे पुकारा, हर्ष काकूसा। कुछ ही देर में पुलिस ने उन सब गुंडों को अरेस्ट कर लिया। हर्ष सिया और रूही के पास आकर बोला, आप दोनों ठीक हैं? सिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी भाई साहब। फिर सिया ने अपनी कटार उठाई और वापस अपनी कमर में बांध ली। पुलिस कांस्टेबल ने ड्राइवर की लाश देखकर हर्ष से कहा, सर ये तो मर गया है। ये सुन हर्ष ने कहा, एम्बुलेंस को बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन सब लोगों को लेकर जाओ यहाँ से। ओके सर। ये बोल वो कांस्टेबल अपना काम करने चला गया। हर्ष ने सिया और रूही से कहा, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, मुझे आप दोनों की स्टेटमेंट चाहिए। रूही पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर थोड़ा घबरा गई, पर सिया ने बेझिझक हर्ष की बात मानते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, हम चलेंगे। पर रूही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजी, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। ठाकुर साहब को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। हर्ष ने रूही के मुंह से ठाकुर साहब सुनकर गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, आप लोगों के ड्राइवर का खून होना, सिया पर जानलेवा अटैक होना और तुम्हारी जान भी जाते जाते बची है रूही, ये सब छोटी घटना नहीं है। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। सिया ने रूही को समझाया, रूही भाई साहब सही बोल रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, हम दोनों की जान जा सकती थी। वैसे भी हम कौन सा कोई गलत काम करने जा रहे हैं, इसलिए समर्थ हम पर क्यों गुस्सा करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, वो कुछ बोलेंगे तो मैं बात कर लूंगी उनसे। ठीक है जीजी। सिया के समझाने पर रूही मान गई थी, पर उसके अंदर अभी भी समर्थ का डर था। भाई साहब हम चलेंगे आपके साथ, चलिए, सिया ने हर्ष से कहा और फिर वो दोनों उसके साथ पुलिस स्टेशन चली गई। बाकी पुलिस वाले ड्राइवर की लाश और गुंडों को लेकर वहां से निकल गए। दूसरी ओर पुष्कर छवि के साथ अस्पताल में बैठा अभी भी उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। छवि की बात सुनकर वो असमंजस में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और कैसे छवि की मदद करे। वो अभी सोच ही रहा था कि छवि मुंह बनाते हुए बोली, ठाकुर साहब कुछ बोलिए ना, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? पुष्कर ने गहरी सांस ली और उसे जवाब दिया, मैंने थारी मदद करने का वादा किया है तो मैं थारी मदद करूंगा। तू बस इतना बता
कि तू कुछ वक्त हमारे साथ रह लेवेगी। छवि को उसका सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने असमंजस में उससे पूछा, आपके साथ रह लूंगी का क्या मतलब है ठाकुर सा? पुष्कर ने उसे समझाते हुए कहा, अरे हमारा मतलब है कि थारे को अगर एग्जाम देना है तो थारे को हमारे साथ जयपुर जाना पड़ेगा। हम दोनों को कुछ दिन साथ में रहना होगा। बोल, रह लेगी हमारे साथ? पुष्कर की बात सुनकर छवि सोच में पड़ गई। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। ऐसे किसी अनजान के साथ कुछ दिन अकेले रहना, वो भी बिना किसी रिश्ते के, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सोच में डूबा देखकर पुष्कर ने छवि को उसकी सोच से बाहर लाने के लिए उसके सामने चुटकी बजाई तो छवि अपने ख्यालों से बाहर आई। पुष्कर उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, क्या हुआ, कटक हो गई? मैंने कुछ पूछा थारे से, बोल हमारे साथ रह लेवेगी कि नहीं? पुष्कर की बात सुनकर छवि थोड़ी मायूस हो गई। पुष्कर ने उसे समझाते हुए कहा, अरे अब ऐसे मुंह क्यों बना रही है? तू मने गलत मत समझ बैठना। मैं थारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा। थारे को जैसे अट्ठे से लेकर जाऊंगा वैसे ही अट्ठे लाकर छोड़ भी दूंगा। ये मेरा वादा है थारे से। छवि को उस पर भरोसा तो होने लगा था, पर वो अभी भी हिचकिचा रही थी। छवि से कोई भी जवाब ना मिलने पर पुष्कर को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने उसे वार्निंग देते हुए कहा, थारे को एग्जाम देना है तुम्हारे साथ जयपुर चल, नहीं तो चुपचाप अपने घर चली जा और ऐसी हरकत फिर से मत करना। अगर की और म्हारे को पता चल गया तो मैं थारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा, समझी? उसकी बात सुनकर छवि बोली, नहीं नहीं पुलिस नहीं, ठाकुर सा मैं चलूंगी आपके साथ। पर आप अपने घर में क्या बोलोगे? मेरे माँ बापू सा तो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं, पर आपके घर में तो सब लोग हैं, आप उनको क्या बोलोगे? इस पर पुष्कर ने कहा, उन लोगों को मैं समझा दूंगा, उनकी चिंता तू मत कर। तू बस जयपुर जाने की तैयारी कर। थारे को अपने घर से जो कुछ भी लेना है ले लेना। ये सुन छवि ने हाँ में सर हिला दिया। फिर पुष्कर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर उसके घर ले गया। दूसरी ओर हर्ष के साथ सिया और रूही पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। इस समय वो दोनों पुलिस स्टेशन में हर्ष के सामने बैठी हुई थी। हर्ष ने सिया से कहा, सिया, रूही तो बच्ची है, आप ही आराम से बताइए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। सिया बोलने लगी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू अट्ठे क्या कर रही से? यह आवाज सुनकर सिया ने उस इंसान की ओर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि समर्थ था। रूही भी समर्थ को वहां देखकर चौंक गई थी। तभी हर्ष ने समर्थ से कहा, समर्थ, तुम्हारे ड्राइवर का खून हुआ है। ये दोनों यहाँ पर अपना बयान दर्ज करवाने आई हैं। समर्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सिया का हाथ खींचते हुए बोला, चल अट्ठे से, तू कोई बयान नहीं देगी। सिया बोली, पर समर्थ गुस्से से सिया का हाथ खींचकर उसे उठाते हुए बोला, कोई परवाह नहीं, तू चल अट्ठे से। हर्ष ने उसे रोका और बोला, समर्थ, ये तुम्हारी पत्नी है, इसके साथ क्या तुम ऐसे पेश आओगे? समर्थ ने गुस्से से कहा, मारी लुगाई से ये, मैं यो के साथ जो भी करूं, थारे को बीच में बोलने की कोई जरूरत ना है। यो की खूबसूरती देखकर अपनी नियत मत खराब कर। थारी नहीं, मारी लुगाई है ये। सिया को उसकी बात पर गुस्सा आ रहा था कि तभी एक थप्पड़ की आवाज आई। समर्थ का चेहरा एक तरफ नीचे झुका हुआ था। ये थप्पड़ समर्थ को ही पड़ा था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कान थी, जिसे दबाकर उसने हर्ष को देखते हुए कहा, थारे पास वर्दी है तो अकड़ दिखाएगा। हर्ष गुस्से में बोला, हाँ है मुझे इस वर्दी की अकड़, लेकिन वो अकड़ तुम्हारी अकड़ जैसी घटिया नहीं है। तुम अपनी बीवी के साथ किसी और का नाम क्यों जोड़ रहे हो? मुझे नहीं लेना तुम्हारी पत्नी का बयान। ले जाओ इसे यहाँ से और इसे पहले पत्नी का हक दो, समझे? समर्थ सिया को खींचते हुए बोला, रूही, थारे को अलग से आमंत्रण दूं के? चलिब। समर्थ सिया को खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास लेकर आया। उसके पीछे पीछे रूही भी आई। रूही गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई और सिया को समर्थ ने आगे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और हवेली की तरफ निकल गया। सिया ने गुस्से में मुंह बनाते हुए मन में कहा, राक्षस कहीं के, अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसे पेश आता है क्या? समर्थ उन दोनों को लेकर हवेली पहुंचा तो हवेली में सब लोग हॉल में ही थे।
सबको सिया और रूही की चिंता हो रही थी। हमले की खबर सबको पता चल चुकी थी। समर्थ सिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए हवेली में लेकर आया। उन दोनों को देखकर सब घर वाले उनकी ओर बढ़े, लेकिन समर्थ ने उंगली दिखाते हुए कहा, मने मारी लुगाई से जरूरी बात करनी है, कोई भी हम दोनों के बीच में ना आए तो अच्छा होगा। इतना बोलकर वो सिया को खींचते हुए ही अपने कमरे में ले गया। सब घर वाले उसे गुस्से में देखकर परेशान हो गए थे। गंगा ने परेशान होकर कहा, ना जाने अब ये छोरा क्या करेगा। सबको सिया की चिंता हो रही थी। तभी रूही हॉल में आई और सबको सारी घटना बताने लगी। कमरे में आते ही समर्थ ने दरवाजा बंद किया और फिर सिया की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए उससे पूछा, कट्ठे छुआ तने उन लोगों ने? सिया की कमर में दर्द हो रहा था। वो समर्थ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सिया ने कहा, अब मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। समर्थ उसे छोड़ने की बजाय उसे दीवार से सटाकर बोला, थारे को दर्द भी सिर्फ मैं दे सकूं, थारे को छू भी सिर्फ मैं सकूं, तू सिर्फ मारी है। फिर उसने सिया की कलाइयों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, मैंने थारे को कुछ पूछा है, बता मने, कट्ठे कट्ठे छुआ उन लोगों ने तने? सिया उसकी आंखों में खुद के लिए गुस्सा देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके गुस्से को कैसे शांत करे। तभी समर्थ ने सिया के जबड़े को पकड़कर पूछा, बोल अब, जवाब दे मने। समर्थ के ऐसा करने से सिया की आंखों में नमी आ गई। उसने ना में सिर हिलाकर कहा, मुझे किसी ने भी कहीं नहीं छुआ। ये सुन समर्थ ने उसे छोड़ दिया और बोला, इस बात को कान खोल कर सुन ले, थारे को छूना सिर्फ मारा हक है, थारे को सिर्फ मैं ही छूंगा। मारे अलावा किसी और ने थारे को छुआ तो वो इस दुनिया में एक पल भी नहीं रह पावेगा। मारे को दूसरे के उतरे हुए कपड़े और दूसरे की थाली से उठाए हुए लड्डू चखना भी पसंद नहीं है। तो सिर्फ मारी है, सिर्फ मारी ही रहेगी, समझी? क्या समर्थ सच में सिया को अपनी पत्नी मानने लगा है? क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि सिया की शादी पहले हो चुकी थी, वो भी उसके अपने भाई राघव के साथ? और क्या कभी सिया को समर्थ और राघव के रिश्ते के बीच की नफरत का कारण पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर म्हारी चांद कवर। सिया और रूही राणावत के आदमियों के बीच फंस गई थी, पर ऐन मौके पर हर्ष अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गया और उन दोनों को बचा लिया। फिर उन दोनों का स्टेटमेंट लेने के लिए वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले आया था, जहां से समर्थ जबरदस्ती सिया और रूही को घर ले आया और आते ही वो सिया को अपने कमरे लेकर गया और उससे सवाल जवाब करने लगा। समर्थ अपनी बाकी चीजों की तरह सिया के लिए भी कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहा था। सिया दीवार से सट कर खड़ी थी। समर्थ ने अलमारी से उसे कपड़े निकाल कर दिए और कहा, अब ये कपड़े ले और नहाकर कपड़े बदल। सिया कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और समर्थ सीधा छत पर चला गया। बाहर रूही की बातें सुनकर सभी हैरान थे। गंगा ने हैरानी से पूछा, सच में छोरी,
बेंदनी ने ऐसा किया? रूही ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। हाँ ठकुरानी सा, पृथ्वी ने रौबदार आवाज में कहा। छोरी इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई है और तुम सब लोग इससे इतने सवाल पूछ रहे हो। ये क्या बात हुई? छोरी तू अपने कमरे में जा, थक गई होगी। रूही ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से अपने कमरे में चली गई। बाकी औरतें भी खाने की तैयारी करने में लग गई। पृथ्वी ने रतन, विजय और हेमंत से कहा, तुम तीनों हमारे साथ थाने चलो। हमारे ड्राइवर का कत्ल हुआ है, कार्रवाई में पुलिस का साथ तो देना ही पड़ेगा। रतन ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ भाई साहब। उसके बाद वो सब थाने जाने के लिए निकल गए। समर्थ ने छत पर पहुंचकर सत्या को फोन किया। उस वक्त सत्या गाड़ी चला रहा था। समर्थ ने फोन पर पूछा, थारे को कोई काम दिया था, भूल गया के सत्या? अब तो 2 दिन हो गए। सत्या ने कहा, भाई साहब उसी काम में ही लगा हूं, अभी भी रास्ते में हूं। आज शाम तक काम हो जाएगा। रात में एक साथ गला गीला करेंगे, ये मेरा वादा है। समर्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया। उसने सिया की चिंता करते हुए खुद से कहा, मैंने इस छोरी की सुरक्षा बढ़ानी होगी। अब ये हमारे घर की इज्जत है और उससे भी पहले ये हमारी लुगाई है। ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ अपने कपड़े भी किसी को छूने नहीं देता, तो अपनी लुगाई नू कैसे किसी को छूने देगा? वो सिया की सुरक्षा को लेकर सोच विचार करने लगा। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, चतुरी की सुरक्षा को लेकर माधव और पुष्कर से बात करनी पड़ेगी। उसने पहले माधव को फोन किया। सामने से माधव ने जैसे ही फोन उठाया वो बोला, क्षमा करनी ठाकुर सा। समर्थ ने गंभीर स्वर में माधव से सवाल किया, कट है तू? माधव ने कहा, ठाकुर सा हुकुम सा ने म्हारे को मेले के काम से सीकर भेजा है, वही हूँ। क्या आपको कोई काम था? माधव की बात सुनकर समर्थ समझ गया था कि माधव किसी और काम में बिजी है और इस समय वो नागौर से बाहर भी है। इसलिए समर्थ ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं कोई काम नहीं है, तू अपने काम पर ध्यान दे और जल्दी काम खत्म करके घर वापस आ। समर्थ की बात सुनकर माधव ने जवाब दिया, ठीक है ठाकुर सा। माधव के साथ इतनी बात करके समर्थ ने कॉल काट दिया। फिर उसने पुष्कर को फोन किया। पुष्कर छवि के साथ अपनी जीप में जयपुर के लिए निकल चुका था। वो इस समय रास्ते में ही था। जैसे ही उसे समर्थ का फोन आया, फोन के रिंगटोन सुनकर उसने झट से अपनी जीप के ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगने के झटके से उसके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठी छवि का बैलेंस बिगड़ गया और वो पुष्कर के ऊपर आ गिरी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों को एक दूसरे की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते देखते कहीं खो गए थे। पुष्कर का फोन दूसरी बार बजा तो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। पुष्कर ने माफी मांगते हुए कहा, अब सॉरी, मैंने जल्दबाजी में ब्रेक लगा दिए। छवि तुरंत उससे दूर हो गई और हिचकिचाते हुए बोली, कोई बात नहीं ठाकुर सा। पुष्कर ने जेब से अपना फोन निकाला और कॉल उठा ली। फिर समर्थ से बात करनी शुरू कर दी। समर्थ ने उससे थोड़ा सख्त लहजे में सवाल किया, पुष्कर कठे गायब है इतने दिन से? थारे को भीमा को ढूंढने का काम दिया था, हुआ के नहीं? समर्थ के सख्ती से बात करने से पुष्कर थोड़ा घबराते हुए बोला, भाई साहब उसे ही ढूंढ रहा था कि अचानक हमारे एक दोस्त का फोन आ गया। उसकी माँ सा बहुत ज्यादा बीमार थी। उनके घर में कोई नहीं था जो अपने साथ अस्पताल ले जा सके उन्हें, इसलिए मैंने ही उनके साथ जाना पड़ा। अब उसकी मासा को जयपुर के अस्पताल में दाखिल किया गया है। उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ना सही नहीं लगा तो मैं उनके साथ ही रुक गया। पुष्कर की बात सुनकर छवि उसे आंखें बड़ी करके हैरानी से घूरने लगी। उसने मन में खुद से ही कहा, हे राम जी, इतना बड़ा झूठ, और ठाकुर सा ने भी इतनी सफाई से बोल दिया। पुष्कर ने इतना बड़ा झूठ इतने साफ तरीके से बोला था कि छवि हैरान हो गई थी। वही पुष्कर की बात सुनकर समर्थ ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छी बात है पुष्कर, ऐसे समय पर अपने दोस्तों के काम आना चाहिए। तू अपने दोस्त के साथ ही रुकना जब तक उसकी मासा ठीक नहीं हो जाती। पुष्कर ने उसकी बात मानते हुए कहा, जी भाई साहब।
इतना बोलकर समर्थ ने कॉल कट कर दिया। वही पुष्कर ने अपना फोन जेब में रखते हुए जब छवि की तरफ देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि छवि के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये झूठ मैंने थारे वास्ते ही बोला है और कोई बहाना जो नहीं था। छवि पुष्कर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू ठाकुर साहब, मेरे लिए इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। आप ना होते तो मेरा क्या होता। छवि की बात सुनकर पुष्कर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और अब एक बार फिर छवि इधर उधर की बातें करके बस बकबक किए जा रही थी। पुष्कर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसने वापस गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग जयपुर के लिए निकल गए। दूसरी ओर राठौड़ हवेली में समर्थ को जब सिया की सुरक्षा के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने कुछ देर और सोच विचार किया और फिर खुद से बोला, चतुरी की सुरक्षा के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो यही है कि जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता चतुरी हवेली से बाहर ही ना जाए। हवेली के बाहर हमारे दुश्मन उसका फायदा उठाने की ताक में बैठे हैं, उन्हें कोई भी मौका नहीं देना मने। समर्थ ने खुद से ही ये तय किया और छत से नीचे उतर आया। फिर रात के समय हवेली की छत पर समर्थ, माधव, देव और अपने भाइयों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वो सब आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। खुश होने के दो कारण थे। एक तो सत्या ने भीमा को पकड़ लिया था और दूसरा शिवम ने सिया की मदद से जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उससे राठौड़ मिल्स को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हालांकि सिया ने शिवम की मदद की थी, इस बारे में शिवम ने किसी को नहीं बताया था। समर्थ सत्या का कंधा थपथपाते हुए बोला, मने विश्वास था कि तू भीमा को पकड़ लेगा। भीमा को पकड़कर तूने हमारा दिल खुश कर दिया सत्या। सत्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ये सब आपने ही सिखाया है भाई साहब। उसके बाद समर्थ शिवम का कंधा थपथपाते हुए बोला, थारी वजह से आज हमारे को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आज तुम दोनों से मैं घना खुश हूँ। आज तो गला गीला होवेगा तो तुम दोनों की वजह से। समर्थ की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। समर्थ ने स्माइल करते हुए माधव से कहा, माधव जाकर कोठरी से दारू लेकर आ। माधव दारू लेकर आया तो वो लोग दारू पीने लगे। सब पीते पीते बातें कर रहे थे। सब अपने आप में मस्त थे, लेकिन देव का चेहरा उतरा हुआ था। उसका चेहरा देख शिवम ने पूछा, देव तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या फिर मीना से झगड़ा हो गया? शिवम की बात सुनकर देव ने मुंह बनाते हुए कहा, ये औरतें हम मर्दों को समझती क्या है? जब देखो तब मेरे साथ बहस करती रहती है। देव की बात सुनकर सत्या ने मुंह बनाते हुए कहा, यो सब थारी ढील का नतीजा है। तूने शादी के बाद अपनी लुगाई को बहुत ज्यादा ढील दे दी, तभी तो आज वो थारे साथ बहस करती रहती है। सत्या की बात पर हामी भरते हुए माधव ने कहा, सही बोला सत्या ठाकुर ने। लुगाई को थोड़ी सी भी ढील दो तो वो ऐसे ही जुबान चलाती है। मैंने तो इसीलिए कभी भी अपनी लुगाई को ढील नहीं दी। हमारी लुगाई हमारे सामने कभी भी जुबान नहीं चलाती थी। लुगाइयों की लगाम हमेशा खींच कर रखनी चाहिए। जरा सी ढील दो तो वो सर पर चढ़ जावे हैं। उन लोगों की बातों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें दारू का नशा चढ़ चुका था। सत्या ने माधव की बात सही ठहराते हुए कहा, सही कहा माधव ने। लुगाइयों की लगाम हमेशा खींच कर रखनी चाहिए। जरा सी ढील दी तो सर पर चढ़ जावे। भाई साहब, आप भी भाभीसा की लगाम खींच कर रखिएगा। आपने भाभीसा को जरा सी ढील दी तो वो भी सर पर चढ़ जावेंगी और फिर आपकी हालत भी देव जैसी हो जावेगी। माधव ने सत्या की बात नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, उससे भी बुरी हालत होगी, क्योंकि ठाकुर सा की बींदनी तो है भी बहुत चतुर चालाक। समर्थ को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े गिलास को एक बार में खत्म करते हुए गुस्से में सबको घूरा और बोला, ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ को कोई भी मुट्ठी में ना कर सके है। आजकल बहुत ज्यादा जुबान तुम लोगों की भी चल रही है। भूलो मत कि मैं कौन हूँ। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। समर्थ अपनी दारू खत्म करके अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया सो रही है। तभी उसके मन में सत्या और माधव की बातें गूंजने लगी। वो सिया को देखकर मन में बोला, ये चतुरी भी ना रोज ही हमारा इंतजार किए बिना ही सो जावे है। आज इसे सोने नहीं दूंगा। वो सिया के पास आकर बेड पर लेट गया और खींचकर उसे अपने ऊपर कर लिया।
सिया हड़बड़ाते हुए नींद से जागी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? समर्थ ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, रोज हमारा इंतजार किए बिना ही सो जावे, आज मैं थारे को सोने नहीं दूंगा। उसने शरारती मुस्कान के साथ ऐसा कहा तो सिया की आंखें बड़ी हो गई, उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। सिया बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नींद आ गई थी इसलिए सो गई थी। समर्थ ने उसे पलटकर अपनी नीचे करते हुए कहा, रोज हमारे आने से पहले सो जावे, थारे को इतना भी नहीं पता कि जब तक भरतार कमरे में ना आवे तब तक लुगाई सोवे ना है। सिया ने उसकी नशीली आंखों में देखते हुए कहा, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। उसकी बात काटते हुए समर्थ ने कहा, मैंने अभी अभी थारे को बोला ना कि आज थारे को नहीं सोने दूंगा, तो मतलब नहीं सोने दूंगा। उसके बाद सुनकर सिया मन में ही खुद से बोली, क्या ये वो सब करने की बात कर रहे हैं? क्या इरादा है समर्थ का? क्या पुष्कर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या होगा जब पुष्कर का सच सामने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद खबर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सत्य और माधव की बातों से समर्थ को लगने लगा था कि कहीं सिया भी देव की पत्नी मीना की तरह उसके सामने जुबान न चलाने लगे। वो दारू पीकर अपने कमरे में आया तो उसकी नजर बेड पर आराम से सो रही सिया पर पड़ी। उसे ऐसे सोते देख उसके मन में सत्या और माधव की बातें गूंजने लगी। सिया को अपने बस में करने के लिए उसके दिमाग में कुछ आया और वो बेड पर जाकर लेट गया। उसने सिया को नींद से उठाकर उसे डराना शुरू कर दिया। सिया डरी सहमी उसकी आंखों में देख रही थी। समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे टुकुर टुकुर के देख रही है मने, थारे दिमाग में जो चाल रहा है वो नहीं करने वाला मैं। सिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा और मन में बोली, इन्हें कैसे पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? समर्थ ने कहा, अब ज्यादा मत सोच और उतर बेड से नीचे। उसने सिया को छोड़ा तो डर से सिया झट से बेड से नीचे उतर गई। समर्थ भी उठकर बैठ गया। सिया उसके सामने एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह चुपचाप खड़ी थी। समर्थ बेड से उठा और बोला, मारे पीछे पीछे आ। उसकी बात सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे चलने लगी। समर्थ कमरे से बाहर आया और सीधा किचन की ओर गया। सिया उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन वो उससे कुछ भी पूछ नहीं पा रही थी कि वो आखिर करना क्या चाहता है। समर्थ के भाई और माधव भी दारू पीकर छत से नीचे आ गए थे। वो लोग जैसे ही छत से नीचे आए, उनकी नजर समर्थ और सिया पर पड़ी। शिवम ने उन दोनों को देखकर खुद से ही सवाल किया, ये भाई सा और भाभी सा इतनी रात को क्या कर रहे हैं? सत्या ने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए उन सब से कहा, बट्टे छुप कर देखते हैं, अट्ठे खड़े रहेंगे तो भाई सा हम सबको देखकर गुस्सा करेंगे। सत्या की बात मानकर वो लोग एक दीवार के पीछे छुप गए। वहाँ से रसोई का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। समर्थ के पीछे पीछे सिया रसोई में पहुँच गई। वो चुपचाप खड़ी उसके बोलने का वेट कर रही थी। समर्थ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और सिया को इशारे से अपने पास बुलाया। सिया उसके पास आकर खड़ी हो गई। समर्थ उसे ऑर्डर देते हुए बोला, अब मैं जो थारे को बनाने के लिए बोलूं, फटाफट बनाकर मारे सामने परोस, मने घनी भूख लगी है। ये सुन सिया फट से बोली, भूख लगी है? पर आपका खाना तो ताइसा ने छत पर भेज दिया था। समर्थ ने भी झट से उसकी बात काटते हुए कहा, मारे सामने जुबान चला रही है। सिया ने तुरंत ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं वो मैं बस पूछ रही थी कि आपने खाना क्यों नहीं खाया। उन दोनों की बातें दीवार के पीछे खड़े सब लोग सुन रहे थे। सत्या ने स्माइल करते हुए कहा, भाई साहब भाभी सा की लगाम खींच रहे हैं। माधव ने मजाकिया लहजे में कहा, ये सब हमारी बातों का असर है। सब उन्हें ऐसे देखकर अंदर ही अंदर हंस रहे थे। तभी शिवम सिया के लिए चिंता करते हुए बोला, आप लोगों की बातों के कारण देखो भाई साहब बेचारी भाभी सा से कैसे बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सत्या ने मुंह बनाते हुए कहा, बेचारी, थारे को कट्ठे से भाभी साहब बेचारी लागे हैं।
भूल गया? के बोला था रूही ने? भाभी सा ने कैसे राणावत के आदमियों को धोया था। घड़ी चतुर है भाभी सा। बस भाई सा के सामने भोली बनने का नाटक करती है ताकि भाई सा इनके जाल में फंस जाए। पर इनको नहीं पता कि भाई सा कोई आम इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से इनके जाल में फंस जाएंगे। अब देखना भाई सा इनके साथ क्या करते हैं। शिवम को सिया के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन बाकी लोग उन दोनों के मजे ले रहे थे। वही समर्थ ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, मने वो खाना पसंद नहीं आया, इस वास्ते नहीं खाया। अब तुम्हारी पसंद का खाना बना, मैं वही खाऊंगा। सिया बिना आगे कोई बहस किए मान गई। उसने कहा, ठीक है, आप बोलिए आपको क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। समर्थ उसे अपनी पसंद की डिशेस बताने लगा। सिया ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। उसे इतनी रात को खाना बनाते देखकर सत्या ने अपने भाई समर्थ पर इतराते हुए कहा, देखा भाई सा को कैसे अपनी लुगाई पर हुक्म चलावे हैं, ऐसे रखते हैं अपनी लुगाई की लगाम खींचकर। शिवम को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे सिया के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि सिया को पूरा दिन घर का काम करने के बाद रात में चैन की नींद भी नसीब नहीं हो पा रही थी। सिया ने सारा खाना बनाकर समर्थ के सामने डाइनिंग टेबल पर परोस दिया। समर्थ एक एक डिश को ध्यान से देखकर मुंह बनाते हुए बोला, ये सब तो ठीक ही लग रहा है, पर इसमें मीठा कट है, मीठा ना बनाया तूने? ये सुन सिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो तो आपने बनाने के लिए बोला ही नहीं। इस पर समर्थ ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अगर मैंने ना बोला तो तू के खुद से ना बनाएगी? हमारे सामने ये चतुराई ना चलेगी थारी। जब तक मैं खाना खत्म करता हूँ तब तक मीठा बन जाना चाहिए, और हाँ, मीठे में खीर बनाना, समझी? सिया ने हाँ में सिर हिलाया और रसोई में जाकर खीर बनाने लगी। समर्थ खाना खा रहा था। सिया खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी कि तभी उसके हाथ में केसर भी आ गया। उसे देखकर सिया ने मन में कहा, राघव को केसर से एलर्जी थी, पर इनको थोड़ी ना कोई एलर्जी होगी, मैं केसर डाल देती हूँ। सिया केसर लेकर खीर में डालने ही वाली थी कि शिवम की नजर उस पर पड़ गई। शिवम चौंकते हुए बोला, ये भाभी सा क्या कर रही है? ये खीर में केसर क्यों डाल रही है? शिवम की बात सुनकर सब लोग डर गए। शिवम झट से दीवार के पीछे से बाहर आया और रसोई में घुसकर तुरंत सिया का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। शिवम बोला, नहीं भाभी सा। सिया ने अचानक उसे अपने सामने देखा तो उसे सवालिया नजरों से घूरते हुए बोली, भाई सा क्या हुआ? शिवम ने जवाब में कहा, भाभी सा, आप खीर में केसर डालने वाली थी, भाई सा को केसर से एलर्जी है। उसकी बात सुनकर सिया हैरानी से मुंह बनाते हुए बोली, क्या इनको भी केसर से एलर्जी है? सिया मन में बोली, ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। सिया के सवाल का जवाब शिवम दे पाता उससे पहले ही उसके पीछे से समर्थ की आवाज आई, क्यों रहा है? समर्थ की आवाज सुनकर शिवम झट से पीछे मुड़ा। समर्थ को रसोई में शिवम के सामने खड़ा देखकर सत्या ने बौखलाते हुए कहा, भाई सा ने शिवम को पकड़ लिया, अब हमें भी उन्होंने देख लिया तो हमें छोड़ेंगे नहीं, भागो अटे से। वो लोग समर्थ के डर से अपने अपने कमरे में भाग गए। समर्थ शिवम के हाथ को गुस्से से घूर रहा था। शिवम ने सिया का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। शिवम ने जब ये बात नोटिस की तो उसने झट से सिया का हाथ छोड़ दिया। उसने समर्थ को समझाते हुए कहा, वो भाई साहब, मैं इधर से गुजर रहा था तो मेरी नजर भाभी साहब पर पड़ी। भाभी साहब आपकी खीर में केसर डाल रही थी तो मैं इन्हें रोकने चला आया। शिवम की बात सुनकर समर्थ गुस्से में सिया से बोला, थारे को मैंने मीठे में खीर बनाने के लिए बोला था, जहर नहीं। खुद को ज्यादा ही होशियार समझती है। मारे से एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा तूने? अगर मैं केसर वाली खीर खा लेता तो मने कुछ हो जाता तो थारे को चैन मिल जाता ना। समर्थ की ऐसी बातें सुनकर सिया की आंखें नम हो गई थी। राघव को खोने के बाद समर्थ उसकी लाइफ में जैसे भी आया हो, पर आज वो उसका पति था। वो उसका बुरा कभी नहीं सोच सकती थी। सिया से उसकी ये कड़वी बातें सुनी नहीं जा रही थी। वो रोते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। ये देख शिवम ने समर्थ से कहा, भाई सा, आप भाभी सा को गलत समझ रहे हैं। समर्थ ने उसे वहीं चुप करा दिया। मैं उसे के समझ रहा हूँ, मैंने अच्छे से पता है। तू अपने कमरे में जा। शिवम चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
समर्थ ने नौकर से बोलकर रसोई साफ करने को बोला और अपने कमरे में चला गया। सिया कमरे में सोफे पर सिकुड़कर लेटकर रो रही थी। समर्थ ने जब उसे आकर ऐसे देखा तो एक बार को तो उसका मन किया कि उसे चुप कराने का, पर फिर वो मन ही मन बोला, ये म्हारे को अपने जाल में फंसाने के लिए नाटक कर रही है, मने इसके झांसे में नहीं आना। ये सोच वो बेड पर जाकर सो गया। सिया पूरी रात रोती रही। अगली सुबह उसके उठने से पहले ही समर्थ कहीं चला गया था। राठौड़ गोदाम में भीमा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके एक हाथ की कलाई से खून निकल रहा था और उसके दूसरे हाथ में चाकू था। सत्या, समर्थ और माधव उसके पास खड़े थे। समर्थ गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए बोला, इतनी सुरक्षा के बाद भी इसे चाकू कट्ठे से मिल गया। सत्या भीमा की लाश देखते हुए बोला, पता नहीं भाई साहब। समर्थ गुस्से में बोला, तो पता करो सत्या, राणावत को उसके किए की सजा तो मिलकर रहेगी। इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, इसकी मौत आने वाले तूफान की निशानी से। माधव ने समर्थ से कहा, ठाकुर साहब, राणावत अब आपकी बींदनी को निशाना बनाएगा। समर्थ ने जवाब में कुछ नहीं कहा और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली के लिए निकल गया। राठौड़ हवेली में सिया सब औरतों के साथ रसोई में काम कर रही थी। रात में अच्छी तरह से ना सोने के कारण वो बार बार उबासी ले रही थी। गंगा ने उससे पूछा, क्या हुआ बींदनी, नींद आ रही है के? मीना ने मजाक करते हुए कहा, रात में समर्थ काको सा सोने नहीं देते काके सा को, तो इन्हें दिन में ही नींद आएगी ना। मीना की बात सुनकर सिया के अलावा सब औरतें मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। सिया को रात वाली घटना याद आई तो उसका मन उदास हो गया। वो मीना को आंख दिखाते हुए बोली, मीना, मैं तुम्हारी काकी सास हूँ, तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों छेड़ती रहती हो? रेवती ने सिया का सिर सहलाते हुए कहा, बींदनी, अगर नींद आ रही है तो आराम कर लो। सिया ने हिचकिचाते हुए कहा, ताईसा, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद सुनकर सभी औरतें हंसने लगी। मीना ने फिर सिया को छेड़ते हुए कहा, इसका मतलब बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है। सच में काकोसा ने आपको पूरी रात सोने नहीं दिया? उसी वक्त समर्थ हवेली के अंदर आते हुए चिल्लाने लगा, चतुरी, चतुरी। समर्थ की आवाज सुनकर मीना ने कहा, काकीसा, काकोसा आ गए। समर्थ किचन में आया तो सब औरतें चुप हो गई। उसने आते ही सिया से कहा, चतुरी, हमारे साथ चल। सिया ने आराम से पूछा, क्या हुआ, कोई काम है क्या? मीना ने उसके कान में कहा, काकीसा, काकोसा को आपसे वही काम होगा ना जो हर पति को अपनी पत्नी से होता है। सिया ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया, पर तभी समर्थ उसे घूरते हुए बोला, थारे कान में धूल जमी है के? एक बार बोली गई बात समझ ना आ रही है के? सिया ने एक नजर सबको देखा तो सब औरतें समर्थ के डर से चुप थी, इसलिए वो सिया और समर्थ के बीच में कुछ ना बोली। समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू घनी जिद्दी है, चल अब हमारे साथ। वो उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। कमरे में ले जाते ही सिया ने उससे पूछा, हुआ क्या है, आप मुझे ऐसे कमरे में क्यों लाए? समर्थ ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। सिया ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब मैंने क्या किया? समर्थ उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तू कुछ करे ना, इसलिए थारे को चेतावनी देने अट्ठे लाया हूं। तीज के मेले तक तू इस हवेली के बाहर एक भी कदम को नहीं रखेगी। सिया मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? क्या समर्थ का दिल कभी सिया के लिए पिघलेगा? क्या वो सुरक्षित रख पाएगा सिया को राणावत से? भीमा की मौत के बाद क्या होगा राणावत का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट